आज हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक स्लॉग। तो स्लॉग का क्या है, इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आपका अगर एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी मेरा स्टेट एग्ज़ाम है, इन सब में इसका मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी में तो सबसे हाईएस्ट मान लिया सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, जीडी है, रेलवे है, स्टेट एग्ज़ाम है, या कोई अदर भी एग्ज़ाम है, तो उनमें हमको स्लॉग का क्वेश्चन मिल जाता है। पहले क्या था, एसएससी में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते थे, ऑल एआरबी और बीआरसी, मतलब उस टाइप के आते थे। अब क्या है, अब इसमें भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अब पॉसिबिलिटी के एसएससी, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन रेलवे स्टेट एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन एसएससी में आते हैं, तो उसमें भी अब पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आने लगे हैं, या फिर आइदर और के आ जाते हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं पॉसिबिलिटी और आइदर और के, ये बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बैंकिंग की बात करें, इसके तो मेरे एग्ज़ाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं एसएससी वगैरह में। लेकिन बैंकिंग में क्या है कि बैंकिंग में इस चैप्टर का लेवल बहुत हाई है, स्लॉग का। इसमें क्या होता है, 3 से 5 क्वेश्चन के गुच्छे में आता है एग्ज़ाम में, या तो 3 क्वेश्चन का पूरा पूरा ग्रुप आ जाएगा, या 5-5 का क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले क्या होता था, 3 और 5 में आते थे। अब क्या होता है, आते 3 से 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में वो लगातार नहीं देता है पेपर टफ बनाने के लिए। वो क्या करता है, जैसे चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन डाल दिया स्लॉग का, फिर 90 नंबर पे डाल दिया, फिर 35 नंबर पे डाल दिया, इस तरीके से वो एग्ज़ाम में देने लगा है। तो बैंकिंग में भी इसका लेवल हर एग्ज़ाम में अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें जैसे सी और रेलवे वगैरह में जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो पहले भी नहीं पूछे जाते थे। इसमें तो पहले पॉसिबिलिटी और अदर और के पहले क्वेश्चन आते थे। उसके बाद ये लोग कुछ ना कुछ नया लाते हैं एग्ज़ाम में, कहीं पे ओनली या फ्यू ले आएंगे, कि या फिर फ्यू वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, फ्यू वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन किसी न किसी टाइप के देते रहते हैं। इसमें भी सबसे मतलब टफ एग्ज़ाम जो है वो आपका आरबीआई का, फिर एसबीआई का, जो पीओ और क्लर्क का होता है। आरबीआई में आपका एक होता है ग्रेड बी, इसमें रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और 60 में से ये स्लॉग के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। एक असिस्टेंट वाला होता है, इसमें 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से 4 से 5 स्लॉग के आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसमें इतने टफ लेवल के नहीं आते हैं। इसमें ये समझ लो कि आईबीपीएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये हो गया आरबीआई, फिर आता है सेकंड नंबर एसबीआई पीओ। इसका एग्ज़ाम एसबीआई पीओ का तो बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब बहुत अच्छी आती है, तो रीजनिंग का वेटेज इसमें अच्छा खासा होता है। रीजनिंग के स्लॉग के क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज होगा स्लॉग का, तो मोस्टली एसबीआई कुछ ना कुछ नया लेके आता है। उसके बाद एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका आईबीपीएस के एग्ज़ाम होंगे, पीओ और क्लर्क के, उनमें भी ये चैप्टर आता ही आता है स्लॉग। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी, इसमें भी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो अदर एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग के, मतलब बैंक के अपना एग्ज़ाम जैसे खुद करा लेती हैं, उसके बाद एलआईसी के एग्ज़ाम हो गए, और इंश्योरेंस एग्ज़ाम और भी होते हैं। उसके बाद सेबी हो गया आपका, नाबार्ड हो गया, इनके भी एग्ज़ाम होते हैं।
तो इन एग्ज़ाम्स में भी स्लॉग का वेटेज बहुत रहता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपका ये जैसे आप एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, इसका लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, पॉसिबिलिटी या फिर आइदर और तक आप पहुँचोगे, ज़्यादा ज़्यादा ओनली अ फ्यू। लेकिन यहाँ पे जो बैंकिंग है वहाँ पे, यहाँ एसएससी में तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बैंकिंग में आपको 3 से 5 क्वेश्चन इसका मिलता है, वो भी सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो जो एसएससी वाले हैं वो तो मतलब मैं चैप्टर बताऊंगा वो आराम से उनका हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग वालों को इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आते अपने टॉपिक पे, हम लोग रीजनिंग के स्लॉग पे। आज हम लोग, अभी तक मैंने मैथ के डाले हैं चैप्टर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर निकालना, शॉर्ट एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो मैंने बेसिक कंप्लीट कर दिया है मोस्टली। तो अब हम यहाँ पे आज से यहाँ पे रीजनिंग का भी चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने इसीलिए स्लॉग उठाया है क्योंकि मोस्टली लोगों को ये टफ लगता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। मैं 3 तरीके से इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहला तरीका मेरा है वेन डायग्राम। सबसे पहला है मेरा वेन डायग्राम। दूसरा तरीका मेरा है 150 मेथड। और थर्ड है मेरा लॉजिकल डिडक्शन रूल्स। तो हम क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर को 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला मेरा तरीका है वेन डायग्राम से सॉल्व करना क्वेश्चन को, दूसरा तरीका है 150 मेथड, और तीसरा तरीका है लॉजिकल डिडक्शन रूल्स। तो अब हमें क्या करना है, मैं इन सबसे आपको पढ़ाऊँगा। प्लेलिस्ट बना के मैं वेन डायग्राम और 150 मैं दोनों की प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा। आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर 150 से समझ में आ रहा है तो आप उससे सॉल्व करना, वेन डायग्राम से समझ में आ रहा है तो उससे सॉल्व करना। बस ये 150 में आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन उसके बिना नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम में आपको याद नहीं करनी है चीज़ें, बस एक बार समझना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं बेसिक। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वेन डायग्राम से। स्लॉग हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ बाई वेन डायग्राम। और लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वेन डायग्राम का एक अलग से चैप्टर भी है, उसके क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, ये अलग है वो अलग है, एक ही ना समझे कोई भी इसको। अब जैसे यहाँ पे एक तरीके का क्वेश्चन आता है मेरा, 2 पॉजिटिव होते हैं 2 निगेटिव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूरा एक बार में नहीं समझ में आएगा, आराम से चैप्टर देखना, समझ में आने लगेगा। जैसे मेरा पहला है स्टेटमेंट, और पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे लिख के आता है, स्टेटमेंट के रूप में लिख के आता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन। तो ये मेरा स्टेटमेंट जो आता है, ये मेरा 2 तरीके से लिख के आता है। तो स्टेटमेंट माने क्या होता है, कथन। स्टेटमेंट मेरे 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है मेरा
यूनिवर्सल, दूसरा होता है मेरा पर्टिकुलर। और आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसकी, तो एकदम बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में किस कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आते हैं, फिर कितने मेथड होते हैं, और उसकी बेसिक चीज़ें कि क्वेश्चन मेरा आएगा कैसे, और क्वेश्चन में बेसिक क्या चीज़ें होती हैं। आज हम केवल वही बताएंगे, तो आराम से चैप्टर को देखिए, वीडियो को, ये ना सोचिए कि सब फर्जी की चीज़ें हैं, ये सब एग्ज़ाम में काम आएंगी। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ये दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिवर्सल, ये होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब होता है 100%, क्या होता है 100%, और पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है लेस देन 100%, मतलब 100% से कम। जिस चीज़ को हम 100% से कम लिखेंगे वो मतलब पर्टिकुलर में आती है। ये जिसके समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और बेसिक बताऊंगा तो सब आ जाएगा। उसके बाद देखो, इसमें मेरा जो यूनिवर्सल होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं मेरे पास। सबसे पहली चीज़ होती है ऑल ARB, ऑल ARB मतलब कि सभी A B हैं, ठीक है। हिंदी वाले डरे नहीं कि मतलब हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ मैं, बोल तो हिंदी में रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे इसके बेसिक बताएंगे, अभी तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब बेसिक बताएंगे तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। और दूसरा इसमें होता है नो ASB, यानी कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल ARB मतलब सभी A B हैं। दूसरा है नो ASB, यानी कि कोई भी A B नहीं है। लिख देते हैं, कोई A B नहीं है। इसका मतलब क्या है, सभी A B हैं, सभी A B हैं। तो देखो 100% का मतलब क्या हो गया, दोनों चीज़ें एकदम 100% ट्रू हैं। क्या ट्रू हैं, इसका मतलब है सभी A B हैं, यानी कि इसने पहले बोल दिया है कि जितने भी A हैं सब B हैं, यानी कि उसमें से कोई भी A कुछ और नहीं हो सकता है। और इसमें क्या बोल रहा है, नो A इज B, मतलब कोई भी A B नहीं है। तो दोनों ने अपने स्टेटमेंट क्लियर कर दिए हैं कि पहले वाले में सभी A B हैं, दूसरे वाले में कोई भी A B नहीं है। तो इस टाइप के जब भी होंगे उनको हम बोलते हैं 100%, यानी कि यूनिवर्सल। और ये देखो ऑल ARB है, यानी कि ये मेरा प्लस का है, धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है। और ये मेरा कैसा स्टेटमेंट है, निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्या होते हैं मेरे, पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर में भी दो तरीके के हो गए। पर्टिकुलर में जो मेरा पहला होगा उसको हम बोलेंगे सम ARB, सम ARB, यानी कि कुछ A B हैं। सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ A B हैं, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा क्या है मेरा, सम AR नॉट B, सम AR नॉट B, यानी कि कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। तो सम ARB और ये सम AR नॉट B, यानी कि कुछ A B हैं, ये कुछ A B नहीं है। तो मेरे पास ये दोनों टाइप के स्टेटमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, सम ARB मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, यानी कि प्लस का। और ये कैसा है, निगेटिव है। अब पॉजिटिव निगेटिव हमने कैसे पता चला, जहाँ पे नो आ जाए या नॉट आ जाए
तो वो निगेटिव होते हैं, जहाँ पे प्लस आ जाए वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास पहली चीज़ आ गई स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज़ मेरे पास होती है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न माने होता है निष्कर्ष। क्या बोलते हैं हम? कंक्लूज़न। मतलब कि निष्कर्ष। अब कंक्लूजन मेरे कई तरीके के आते हैं। अब स्टेटमेंट का मतलब तुम ये समझो कि क्वेश्चन है ये, और कंक्लूजन का मतलब समझो आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा? कंक्लूजन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। एक होता है 100% ट्रू। इतनी हिंदी तो आती होगी, ट्रू माने सत्य होता है या फिर सच्चा लिखा जाता है। 100% ट्रू मतलब कि इसको हम बोलते हैं जो फॉलो कर रहा है। 100% ट्रू का मतलब क्या है? जो चीज़ एकदम करेक्ट है। ठीक है, मतलब वो फॉलो कर रही है। 100% ट्रू का मतलब होता है फॉलो। और 100% फॉल्स, 100% फॉल्स अगर कहीं है तो उसका मतलब होता है डज नॉट फॉलो, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद तीसरा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मे बी फॉलो। ठीक है, मे बी फॉलो मतलब वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हमने देखिए यहाँ पे आज क्या सीखा है चैप्टर में, स्लॉग में। क्वेश्चन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 3 तरीके से। वेन डायग्राम, 150 मेथड और लॉजिकल डिडक्शन रूल्स। ये मेरे तीनों तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन किससे सॉल्व कर रहे हैं? स्लॉग बाई वेन डायग्राम। तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? वेन डायग्राम से। ये मेरा पहला है कि हम लोग वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं 150 मेथड से भी लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मेरा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, वो बोल देता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये उसने स्टेटमेंट दिया, समझे? ये उसका स्टेटमेंट है कि 5 का स्क्वायर है, ये उसका स्टेटमेंट है। और कंक्लूज़न का मतलब आंसर। पहला उसने दे दिया 25 होता है, दूसरा उसने दे दिया 26 होता है। ठीक है, चलो इसको सही से लिखते हैं, समझ में आएगा। स्टेटमेंट जैसे मेरा पहला लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर और दूसरा लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। कंक्लूज़न में मेरे लिखा हुआ है, पहला कंक्लूज़न है मेरा 25, दूसरा कंक्लूज़न है मेरा 8। अब देखो, अब हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या फिर हम इसी को एक ही को लिखो 5 का स्क्वायर। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट का मतलब है आपका क्वेश्चन और कंक्लूज़न का मतलब है आपका आंसर। तो देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। अब हमें देखना है 5 का स्क्वायर किस में अगर आ रहा है। 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे 25 तो आ रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन फर्स्ट सही है, यानी कि ये 100% ट्रू है। तो मतलब ये फॉलो कर रहा है। मतलब अगर आपका आंसर एकदम सही निकले तो फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 की जगह हम लगाते 25 का ऑप्शन ना होता, 25 की जगह 24 लिखा होता, या फिर केवल 8 लिखा है, ये 25 छुपा दो, 25 है ही नहीं मेरे पास। तो अगर 8 है यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो 100% फॉल्स है, गलत है। कॉमन सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 नहीं होता, तो ये गलत है मेरा। तीसरी चीज़ क्या होती है? पॉसिबिलिटी। अब अगर जैसे उसने क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर 25 की जगह उसने कर दिया कि 25 हो भी सकता है, नहीं 25 की पॉसिबिलिटी उसने लिख दिया, या फिर 25 में भी हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इस केस में मेरा क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है।
ठीक है, तो मैंने ये तरीका बताया है कि इससे हम कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो समझ में आएगा। उसके बाद स्लॉग में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में कथन। कथन दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है मेरा पार्टिकुलर। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 100% हो, ठीक है, जैसे हम लोग परसेंटेज में पढ़ते हैं 100% है, तो जैसे दूध है मेरा तो वो 100% है। अगर उसमें पानी मिला दिया तो वो 100% नहीं है, क्योंकि उसमें दूध और पानी दोनों मिला है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, यूनिवर्सल का मतलब है 100% प्योर। उसमें दो होते हैं, एक होता है ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं, दूसरा होता है नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्यों माइनस का है, यहाँ पे निगेटिव नो आ गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, 100% से कम। तो इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं, यानी कि कुछ ए बी नहीं भी हैं। अगर कुछ ए बी हैं यानी कि बचे हुए ए बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरे पास ये 100% सही चीज़ नहीं बोल रहा है कि वो पूरा पूरा ए बी है, वो बोल रहा है सम ए आर बी। और यहाँ पे देखो बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, यानी कि जो बचे हुए बाकी के हैं वो हो सकते हैं ए बी। तो वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, ये मेरा कंक्लूज़न है। कल कंक्लूज़न में मेरा क्या है, 100% ट्रू मतलब फॉलो कर रहा है, 100% फॉल्स मतलब डज नॉट फॉलो, यानी कि फॉलो नहीं कर रहा है। ये 100% फॉल्स का मतलब होता है असत्य। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मे बी फॉलो। तो मैंने आपको ये पूरा आज बेसिक बता दिया है इसका, कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके जो बेसिक मैंने बताया है यहाँ पे, यूनिवर्सल वाली चीज़ 100% वाली, ऑल ए आर बी नो ए एच बी, तो मैं इसके वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है, चारों केसेस के, और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर देख के ये ना सोचिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो, वो कहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में, लेकिन मैं बोल तो पूरा हिंदी में रहा हूँ, और मैंने इसीलिए लिख भी दिया है जो चीज़ें, और ये मैंने बेसिक बताया है। ज़रूरी नहीं कि आप ये समझो ही पूरा पूरा, आगे नेक्स्ट उसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको जब पूरा चैप्टर समझ में आए तब आप ये पहला लेक्चर देखो, आगे तब समझ में आएगा हाँ मैंने क्या चीज़ें बताई हैं। अगर जिसने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जिसने नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम होगी, तो आप 2-3 लेक्चर और देखना, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम से इसे सॉल्व करेंगे।